नेपोटिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी डिबेट होता है और शायद आगे चलकर ये डिबेट कभी ख़त्म ना हो। आप कास्टिंग डायरेक्टर है, आपका क्या ओपिनियन है? क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर आप किसी के बेटा हो बेटी हो तो उनको शायद उस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े और उनको वो चीज़ मिल जाती है और आपको लगता है कि नहीं, ये कोई और अच्छा डिजर्व कर सकता था? अगेन ये मतलब एक अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट सिचुएशन है कि बिजनेसमैन के बेटे या बेटियां जो हैं वो बिजनेसमैन बनेंगे। अब उसको आप रोक नहीं लगा सकते हैं। अब वो अलग बात है कि वो बच्चे कितना अच्छा बिजनेस कर पाते हैं या आगे बढ़ा पाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे बिजनेस बंद भी हो जाते हैं इस चक्कर में। तो अब नेपोटिज्म में भी सेम चीज है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं जो उस तरह के खानदान से आते हैं, उस तरह के फैमिली से आते हैं। डेफिनेटली उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे मिलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी जब आप किसी भी इंडस्ट्री में फील्ड में बाहर से आए हैं तो आपको उतना टाइम तो लगेगा, उतना समय तो लगेगा। क्योंकि अब बदकिस्मती की बात है कि मेरे दादाजी ने कभी सोचा नहीं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, या मेरे पिताजी ने नहीं सोचा। तो अब मेरे घर में कोई ऐसा था नहीं, तो इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हो सकता है कि अगला जो मेरी पीढ़ी होगी, जो मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए डेफिनेटली एक ईजियर एक रास्ता जरूर होगा कि वो लोग फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच पाए। लेकिन क्या वो एक मुकाम हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कंप्लीटली उनके टैलेंट पे डिपेंड करेगा। क्या किसी नेपो किड ने या कोई पहचान के बंदे ने आपका रोल छीना है? कभी ऐसा हुआ है कि वो रोल आपको मिलने वाला था लेकिन कोई और लेके चला ये गया? तो रोज होता है। वो तो पहचान के लोग तो हमेशा आपका कोई ना कोई हक तो छीनते ही हैं। बट उसको लेकर आई थिंक वही बोल रहा हूँ कि उसको लेकर कड़वाहट पालना मन में जो है उसकी जरूरत नहीं है। बहुत सारे और तरीके हैं जिससे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। प्लस मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुतों को ऐसा भी लगता होगा कि यार ये रोल जो अभिषेक ने किया, ये रोल मैं उससे बेटर कर सकता था। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, ये अगर और मगर के बीच में रहना नहीं चाहिए। जो हो जाता है उसके बाद आप अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं भी बोल रहा हूँ अभिषेक, अब तो काफी सक्सेसफुल हो चुके हो, लोग पहचानते हैं, चाहे वो जैसे कि एग्जांपल ये मैं ये भी दूंगा कि मैं इतने साल तक कास्टिंग डायरेक्टर रहा और मैं डायरेक्टर्स के बीच में रहा, तो शायद इसलिए मुझे स्त्री मिली। अगर अमर कौशिक मुझे नहीं जानते कास्टिंग के दौरान, अगर सुदीप शर्मा मुझे नहीं जानते कास्टिंग के दौरान, तो मुझे स्त्री नहीं मिलती, मुझे पाताल लोक नहीं मिलती। तो फेमिलियरिटी डेफिनेटली वर्क्स, और वो फेमिलियरिटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और लेकिन सिर्फ फेमिलियरिटी से आपको काम नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए अपना स्किल और मेहनत, जो भी टैलेंट है, वो डेवलप करते रहना पड़ेगा। अब काफी पॉपुलर हो गए, आपके किरदार काफी पॉपुलर हो गए, लोग पहचानने लगे। उस जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी अभिषेक, जब आपने शुरू किया था, जब इंडस्ट्री में कदम रखा था, किस तरह के अप्रोच थे? टैलेंटेड थे लेकिन ऐसा अप्रोच लोग बात नहीं करते थे या आपकी सुनना नहीं चाहते थे, तब क्या फेस था और कैसे उस तरह से मोटिवेट हुए? मतलब वही, जब शुरू में आते हो तो कोई आपको पहचानता है नहीं। और चक्कर क्या है कि आप, मेरे जैसे बहुत सारे और लड़के या लड़कियां थे जिनको भी ये लगता था कि बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। तो आप किस तरह से अपना रास्ता ढूंढते हैं वो डिपेंड ये भी करता है कि आप कितने साल तक उस शहर में आप अपने आप को टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ थिएटर करते थे और वो बॉम्बे आए, मुंबई आए मेरे साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से या लेस अपॉर्चुनिटीज की वजह से उनको मुंबई छोड़ना पड़ा। अब वो दूसरे अपने अपने शहरों में जाकर रहने लगे। ये होता है, एंड दैट इज द सैड पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। बट ऐसा इतना बड़ा जो फेम आपको मिलता है, इतनी जो लाइमलाइट मिलती है, उसमें ऑफ कोर्स थोड़े डार्क साइड्स हैं। और ये जानकर ही सबको अपना अपना शहर छोड़ के आना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो बोलते हैं यार मैं 2 साल ट्राई करने वाला हूँ, 3 साल ट्राई करने वाला हूँ। लेकिन एक अच्छी बात ये थी जो मुझे लगता है कि मैं अपने पिताजी से सीखा, क्योंकि वो ट्रांसफरेबल जॉब में थे, अलग अलग शहरों में रहते थे। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मुंबई छोड़ के जाऊंगा। जब मैं दिल्ली से मुंबई गया था तो मैंने अपने आप को ये नहीं कहा था कि मैं स्ट्रगल करने जा रहा हूँ, मैंने अपने आप को ये कहा था कि मुंबई में अब रहने जा रहा हूँ। अब वहां पे कैसे रहना है, क्या काम करना है, वो रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। एक शिकायत कास्टिंग डायरेक्टर से ये भी होती है, जो 2 टर्म्स है, एक्सप्लॉयटेशन और कास्टिंग काउच जैसे टॉपिक्स काफी सुनने को मिलता है। आज अब एक कास्टिंग डायरेक्टर से बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि अभी हम एक सेफ जोन में रह रहे हैं या अभी भी ये एक डिबेट बन के रह गया या एक सिर्फ कन्वर्सेशन बन के रह गया? ये आई थिंक, देखिए क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हर इंडस्ट्री में होता है, और जहां पर भी पावर है वहां एक्सप्लॉयटेशन है, एज सिंपल एज दैट। तो उसका, और ये आज से नहीं है, ये हमारे मतलब हमसे पहले भी ये चलता हुआ आ रहा है। एक्सप्लॉयटेशन कोई नई चीज नहीं है। इसमें आपको ये समझना है और आपको ये सीखना है कि आप एक्सप्लॉयट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं।
और ये आपके ऊपर है कि अगर कोई आपको किसी चीज का लालच देकर कोई रोल देना चाहता है तो क्या आप वो लालच में पड़ना चाहेंगे? और अगर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप रिपोर्ट करिए। मतलब मेरा तो सिंपल कहना है कि जैसे मैं जब कास्टिंग करता था तो मेरे लिए एक बहुत ही सिंपल रूल था मेरे ऑफिस में, वो ये कि हम कोई भी कास्टिंग मीटिंग के बाहर नहीं करेंगे। हम कॉफी पे नहीं जाएंगे, हम डिनर करने नहीं जाएंगे, हम लंच पे काम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉफी डिनर और लंच में मीटिंग्स नहीं होती हैं, वो काम की बातें नहीं होती हैं। तो अगर आप अपने अंदर एक बाउंड्री खुद ही बैठा लेंगे कि कोई आपको घर बुला रहा है, कोई होटल में बुला रहा है, तो आप मत जाइए। सिंपल सी बात है। तो यू हैव टू ऑल्सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और कोई इंसान इतना बड़ा नहीं है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। और इंडस्ट्री में इतनी भी यूनिटी नहीं है कि एक ने बैन किया तो बाकी लोग भी उसको बैन कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, अगर आप एक वक्त था जब ग्रुपिज्म था। नहीं, ग्रुपिज्म अभी भी है। ऑफ कोर्स ग्रुपिज्म जिसे कहते हैं कि वो आर्ट का एक बहुत ही एक्सटेंडेड ब्रांच है, कि आप चाहेंगे कि अपने आसपास के उन लोगों के साथ काम करना जिनको आप पसंद करते हैं। और तभी मुझे लगता है कि आर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने मनपसंद लोगों के साथ काम करना, ताकि आपके अंदर जो भी है, अगर आपको कोई सीन पसंद नहीं आ रहा है या कोई व्यवहार पसंद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो इसलिए बहुत बार ये जो ग्रुपिज्म है वो रहा है। मंडली क्या होती है? थिएटर की भी मंडली होती है ना, तो वो मंडलियां हैं, बस वही, उसको वैसे ही देखिए आप। अच्छा अभिषेक, सवाल तो बहुत है लेकिन वक्त की कमी के चलते ऐसा कौन सा एक मिथ है बॉलीवुड को लेकर जो लोगों को लगता है कि ये सही है, क्योंकि कईयों को लगता है ये बहुत एक ग्लैमरस इंडस्ट्री है, लेकिन आप इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो आप वो मिथ आज तोड़ना चाहोगे इस मंच पर? ग्लैमरस इंडस्ट्री है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग का ऑफिस एसी में आप लोग काम करते होंगे, आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होती होगी। हम लोग जो हैं धूप में, बारिश में, बर्फबारी में, जंगल में, लीचों के बीच, सांपों के बीच, बिच्छुओं के बीच हम शूटिंग करते हैं। बहुत गर्मी होती है, इसलिए वो वैनिटी वैन होते हैं। वो वैनिटी वैन एक्चुअली लग्जरी के लिए नहीं होते हैं, वो वैनिटी वैन इसलिए होते हैं क्योंकि हमें जो है एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे थोड़े से ठंडक हमें मिल पाए, और वो आधे घंटे का ही ब्रेक होता है हमारे पास। जब हम शूटिंग कर रहे होते हैं तो आधे घंटे का ब्रेक होता है। जो पानी और जूस पिलाते हैं, जो हम देखते हैं कि भैया जूस पिला रहे हैं, वो इसलिए ताकि हम हाइड्रेटेड रहें, कहीं डिहाइड्रेटेड होकर एक्टर जो है वो गिर ना पड़े। जो छाता पकड़ते हैं वो इसलिए नहीं कि हम क्या कहते हैं फ्यूडलिज्म की वजह से छाता पकड़ा जा रहा है। छाता इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि हमारे चेहरे पे मेकअप होता है और धूप या बारिश से वो मेकअप खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार इनकी जिंदगी बढ़िया है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक एक्टर की जिंदगी में ये सारी चीजें। अभिषेक से बात करें और स्त्री का जिक्र ना हो, सुनने में आया कि स्त्री 3 भी बहुत जल्द आने वाली है। बिल्कुल, स्त्री 3 भी जल्दी आ रही है और मिर्जापुर का टीजर भी कल आ रहा है। कह सकते हैं कि स्त्री आपके लिए भी एक गेम चेंजर रहा है। जी, मतलब आई थिंक स्त्री की वजह से मुझे पहचान मिली, और आज भी मैं जब जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे जब मेरे को मेरे एक नाम से बुलाते हैं, मेरे कैरेक्टर से बुलाते हैं, तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक कमाई हुई पूंजी है। और आई होप स्त्री 3, स्त्री 5, स्त्री 10 तक मैं उसका पार्ट रहूं, जब तक मुनासिब हो। और इंडिपेंडेंट सिनेमा के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपकी काफी रुचि है और इस बारे में बात करना। एक्चुअली यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप लोग हम बात करते हैं कि हम सिनेमा में काम करना चाहते हैं, तो हम हमेशा उसको कमर्शियल सिनेमा से जोड़ते हैं। लेकिन हमारे देश में इतने सारे टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, राइटर्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाते हैं। वो छोटे बजट की फिल्में हो, कुछ इंडिपेंडेंट सिनेमा नहीं बोला जाता। इंडिपेंडेंट सिनेमा होता है जो स्टूडियो सिस्टम के बाहर बनाई जाती है, और वो एक तरह से आपको एक ग्लोबल रिकग्निशन दे सकता है। दूसरा, उस इंडिपेंडेंट सिनेमा को देखने के लिए बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो अलग अलग फेस्टिवल्स में जाते हैं, तो आप वहां से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे आप थिएटर करते हैं, जो एक्टर्स हैं जो थिएटर करते हैं, आई थिंक सबसे इजी तरीका फिल्मों में काम करने का ये है कि आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ढूंढिए। आज के ज़माने में यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स का काम मिल जाएगा, आप उनको ढूंढिए, उनको ढूंढ के उनके साथ जुड़िए, और फिर धीरे धीरे अपना एक, जिसे कहते हैं मंडली बनाइए, जो मंडली आपके लिए फिल्म बनाती। जैसे मैंने स्टोलन की थी, तो उस टाइम यही हुआ था कि मैं फरीदाबाद का प्रोड्यूसर था, दिल्ली का डायरेक्टर था, मैं उन सबको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लेकिन क्योंकि वो स्क्रिप्ट अच्छी थी तो मैंने वो फिल्म की, और फिर वो फिल्म जो है वेनिस में उसका प्रीमियर हुआ था। और मैंने इतनी सारी फिल्में की हैं, लेकिन मुझे अपना पहला फिल्म फेयर या पहला स्क्रीन अवार्ड वो मुझे स्टोलन से मिलता है। सो इट्स अ बैलेंस, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस।
अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अभिषेक और किरण, आप दोनों का इस बातचीत के लिए। आपसे 1 मिनट और मैं मंच पर आपका चाहूंगा। अमर उजाला परिवार की ओर से मैं हिमांशु गौतम जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि अभिषेक को इस चर्चा के लिए, सीमित समय पर हुई ढेर सारी बातों के लिए, अमर उजाला परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको धन्यवाद ज्ञापित करें।